जय हिंद साथियों। हमारा आज का विषय भारत के लोकतंत्र की स्थिति पर है और यह उन सभी के लिए है जो अपने आप को प्रबुद्ध, पढ़े लिखे, समझदार, अपने बाल बच्चों का हित सोचने वाले, अपने परिवार का हित सोचने वाले, अपने समाज का हित सोचने वाले, देश का हित सोचने वाले और हमारी जो सनातन परंपरा है जो वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित है उस पर है। और आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा तथा आपके समक्ष नए नए तथ्यों पर रिसर्च कर प्रस्तुत कर सकूंगा। और अब बात करते हैं आज के विषय पर। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से बंधा हुआ देश है और इस देश के लोगों के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और संविधान के अनुसार देश में स्वतंत्र न्यायपालिका देश की जनता के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ स्वतः संज्ञान ले सकती है, चाहे वह धार्मिक मामले हो या सरकार की अनैतिक कानूनों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। लेकिन आप कल्पना करें, अगर न्यायपालिका पर कोई हमला करे तो यह देश लोकतांत्रिक कैसे रह सकता है। अगर हमारे लोकतंत्र को ही सुरक्षित रखना है तो हमें न्यायपालिका को सुरक्षित रखना बेहद आवश्यक है। अभी हाल ही में भारत से जुड़ी 3 घटनाओं ने देश के साथ साथ दुनिया का ध्यान भी हमारे देश के ऊपर केंद्रित कर दिया। एक घटना है भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना का संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सैन फ्रांसिस्को में एसोसिएशन ऑफ इंडो अमेरिकन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दिया गया बयान। दूसरी घटना है धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की ओर से भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर की गई ताजा टिप्पणी और भारत की तीखी प्रतिक्रिया। तीसरी घटना है नाम चोम्स्की और महात्मा गांधी के पोते राजा राम मोहन गांधी की ओर से उमर खलीद को तुरंत रिहा करने की मांग की गई। तीनों घटनाएं भारत में धार्मिक व राजनीतिक असहिष्णुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मानवाधिकार के हनन की घटना है और यह घटनाएं भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था के लाचार होने को साफ तौर पर दर्शाती है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना को लगता है कि देश में संविधान और लोकतंत्र की समझ विकसित नहीं हो सकी है। यही कारण है कि सत्ताधीश दल की अपेक्षा होती है कि न्यायालय सरकारी योजनाओं का समर्थन करे, जबकि विपक्ष की अपेक्षा होती है कि न्यायालय उनके अनुकूल तरीके से व्यवहार करे। मुख्य न्यायाधीश यह भी स्पष्ट करते हैं कि न्यायपालिका सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के प्रति नहीं। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के बयान में न्यायपालिका में बैठे न्याय करने वाले जजों की पीड़ा साफ तौर पर दिखाई देती है कि नुपुर शर्मा की विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद न्यायपालिका पर हमले जैसे चालू से हो गए अभियान के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ सच्चाई को जग जाहिर करने वाली टिप्पणी पर जज जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने भी वीडियो जारी कर जजों पर की जा रही टिप्पणी को लेकर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार और झूठे प्रचार को रोकने के लिए कानून बनाने तक की वकालत कर दी। सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा को नसीहत देने वाली टिप्पणी पर किसी भी राजनीतिक दल की सार्वजनिक रूप से चुप्पी और भी ज्यादा चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर थी, इसलिए भाजपा दल के लोग तो उस पर टिप्पणी कर ही नहीं सकते थे, परंतु देश में समूचा विपक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं कर सका कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई अभियान न चलाया जाए और सर्वोच्च अदालत का सम्मान किया जाए। नेताओं की इस चुप्पी को राजनीतिक कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने न्यायपालिका के खिलाफ अनैतिक अभियान की सफलता का पक्षधर समझ लिया। ऐसे लोगों का न्यायपालिका पर हमला लगातार जारी है और कोर्ट से सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश को भारत से बाहर जाकर बोलने की क्या जरूरत थी। क्यों उन्होंने देश की इज्जत बाहर विदेश में जाकर लुटाने का काम किया। भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट की ओर से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर की गई ताजा टिप्पणी और भारत की तीखी प्रतिक्रिया भी अलग अलग किस्म की है। क्योंकि यह आयोग लगातार भारत में धर्मनिरपेक्ष ढांचे को लगातार टूटता हुआ देख रहा है और समय समय पर भारत सरकार को चेताता भी आ रहा है कि भारत में धार्मिक असमानता
लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु भारत भी आरोपों का लगातार जवाब देता जा रहा है। मैं अपने सभी सुनने वालों से यह अपेक्षा करता हूं कि आप अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आपके अगल बगल में वही माहौल है, या हो सकता है कि गंदगी उस तरफ भी हो और इस तरफ भी हो। हमें इस गंदगी को साफ करना है, या खुद को भी इतना गंदा बना लेना है जितना सामने वाला है। अच्छे लोग उधर भी हैं, अच्छे लोग इधर भी हैं, ये दोनों हर मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे। क्या हम सबकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि इस गंदगी को ना फैलने दिया जाए? लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि USCIRF लगातार भारत की विश्व में छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। मगर सवाल यह है कि भारत आरोपों को सहजता से क्यों नहीं ले पा रहा? अगर भारत आरोपों को सहजता से लेकर देश की धार्मिकता को सुधारने का प्रयास करे तो किसी भी देश की संस्था भारत की छवि को खराब नहीं कर सकती। क्या विरोध करने मात्र से वे मुद्दे खत्म हो जाएंगे जो देश और देश के बाहर उठाए जा रहे हैं? हमारे देश की छवि क्यों खराब हो रही है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। सत्ताधीश भारतीय जनता पार्टी की शिक्षित एवं पेशे से एडवोकेट रही प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने खुलेआम एक समुदाय की भावनाओं को आहत किया और फिर उसकी नाराजगी देश, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ विश्व के अनेक देशों ने भी इसका भारी विरोध किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस्लामी देशों ने इतनी मजबूती और एकजुटता के साथ कभी भारत का विरोध नहीं किया था। यह जो हो सकता है कि यह प्रायोजित हो, कोई मजबूरी है, पर सबने यह भी मान लिया कि नुपुर शर्मा ने गलती की है, पर सबसे बड़ी गलती प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाले की और इस विषय पर दोनों को चर्चा करने वालों की गलती भी कम नहीं है। तीसरी घटना, विश्व के जाने माने बुद्धिजीवी नोम चॉम्स्की और महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने जेएनयू के एक छात्र नेता उमर खालिद की अविलंब रिहाई की मांग दोहराई है। चॉम्स्की ने कहा कि उमर खालिद को पिछले 1 साल से जेल में बंद कर रखा गया है, उन्हें जमानत पर रिहा क्यों नहीं किया जा रहा? उन पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम गलत तरीके से लगाया गया है। उनकी गलती संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना भरी ही तो है। किसी भी आजाद समाज के लिए यह नागरिकों का बुनियादी विशेषाधिकार है। राजमोहन गांधी के अलावा हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, दलित सॉलिडरिटी फोरम और इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल, इन सभी संगठनों ने भी उमर खालिद को रिहा करने की पुरजोर तरीके से मांग उठाई है। चॉम्स्की और राजमोहन गांधी का मानना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को थोपने की कोशिश की जा रही है। वहीं ऐसी कोशिश के बीच जब अमेरिका की कोई मानवाधिकार संस्था भारत शासन और लोकतंत्र पर टिप्पणी करती है तो उस पर भी चर्चा होना स्वाभाविक है। हम उन्हें देश और शांति और सद्भाव स्थापित करके ही चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं दिखता है। कानून समझाने वाले लोग अगर इस बात की भी चिंता करें कि माफी मांगने और बीजेपी से निलंबित कर दिए जाने के बावजूद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके उलट न्यायपालिका के खिलाफ हैशटैग चलाए जा रहे हैं। ऐसे लोग इतने आजाद और निर्भीक कैसे हैं? क्यों उन्हें न्यायपालिका या शासन का डर बिल्कुल भी नहीं है? मोहम्मद जुबैर को 2018 के ट्वीट के लिए, जो दशकों पहले बनी हुई फिल्म का एक दृश्य था, उसके लिए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार देश में दंगों की जिम्मेदार नफरती जुबान बोल रही नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तिस्ता सितलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही नुपुर शर्मा आज भी आजाद घूम रही है। इसके विपरीत क्यों महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था, लेकिन इससे लोकतंत्र बचाने की कोशिश सफल हुई हो, ऐसा बहुत कम लोगों को लगता है। दल बदल विधेयक कानून को टूटते हुए सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और उसने समय रहते ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे अपने प्रदेश से बाहर कैदियों की तरह होटल में बंद रहे विधायकों की कथित गुलामी को खत्म किया जा सके। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक ढांचे पर जो आंच आई दिख रही है, उसके पीछे निसंदेह राजनीतिक दल सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग इन घटनाओं को और भी बड़ा बना देता है। न्यायपालिका अपने दायरे में बेहतर काम कर रही है, इसकी चिंता समाज एवं आम जनता को करनी होगी। इसी तरह लोकतंत्र के बाकी स्तंभ को भी स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। और अंत में क्या देश का उत्थान इसी माहौल से हो सकता है? आप सोचिए। कल आपके समक्ष फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर
उपस्थित होऊंगा। जजिया पर आंसू या आंसू पर जजिया, फैसला आपका है। नए इंडिया के राजा हरिश्चंद्र नरेंद्र मोदी। जय हिंद।